चलिए गाइस, आज की वीडियो का पहला सवाल ले लेते हैं। मैंने हालांकि क्वेश्चन लिख रखा है और मैं आप बोलूंगा आपके लिए क्वेश्चन, आप फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक्चुअल में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं उसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लगेंगे, तो बड़े ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूं, दैट इज 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing solutions of ZnSO4, AgNO3 and CaSO4, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। आपने इसको किस में कनेक्ट किया? सीरीज में। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू देम until 1.08 grams of silver deposited at cathode of cell B। फिर आगे क्या कहते हैं, पूछता है आपसे, देन हाउ लॉन्ग डिड आई फ्लो एंड फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक। और उसके लिए आपको कॉपर और जिंक के मोलर मासेस भी दिए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेट मोलर मासेस हैं। यहां पर कॉपर का मोलर मास 63 दिया हुआ है, 63.5 होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को उसी के हिसाब से डील करना है जैसा कि डेटा दिया हो, ठीक है। और जिंक के लिए दिया हुआ आपको 65। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 3 सेल हैं, आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट किया है तो तीनों में जो करंट होगी, ठीक है, सेम टाइम के लिए सेम करंट फ्लो होगी, यानी कि चार्ज की वैल्यू सिमिलर होगी। और वो तब तक आप फ्लो करवा रहे हो जब तक सेल बी में सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1.08 ग्राम। तो आपसे पूछता है पहले तो ये बताओ कि आपने कितने समय के लिए, टाइम पूछ रहा है, कितने समय के लिए करंट फ्लो करवाया, पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। देखिए पहले तो आप क्या कीजिए, यहां पर आपको जो गिवन है डेटा उसको कलेक्ट करो। आपको क्या क्या गिवन है, आपको सबसे पहले मास मिला है सिल्वर का, ठीक है, कितना है 1.08 ग्राम, यही डिपॉजिट हो रहा है। ये मास कब डिपॉजिट हो रहा है, जब आप कितनी करंट फ्लो करवा रहे हो, 1 एम्पियर, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, वो आपको मालूम नहीं, यही डेटा है, इसके अलावा तो कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो सेल जो आपको 3 दे रखे हैं उसमें सिल्वर का सेल भी तो है, उस सिल्वर के सेल में करंट तो इतनी है, टाइम भी इतना ही है, टाइम आपसे पूछा है। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, फाइनली बताइए टाइम कितना हो। इस डेटा से आपको टाइम निकालना है। उसके बाद आपको यहां पर तो कौन सा लॉ लगेगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ, इजंट इट। और उसके बाद आपको फैराडे के सेकंड लॉ से कॉपर और जिंक की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा देखिए फटाफट से। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए। वेट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज करंट इनटू टाइम, यही था ना, करंट इनटू टाइम इनटू मोलर मास, क्योंकि मोलर मास नीचे जाता था, याद होगा आप लोगों को। और डिवाइडेड बाय क्या था, 96500 इनटू एन फैक्टर, ठीक है। किसका है ये वेट, सिल्वर के लिए, यही फॉर्मूला निकालेंगे ना। एन फैक्टर भी किसका लिखना है, सिल्वर का, यही फॉर्मूला है, जाके चेक करो फटाफट से। हो गया। अब फाइनली क्या करो, इनमें वैल्यूज रख दो। इसकी वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, मोलर मास जो होता है सिल्वर का 108 होता है, नहीं गिवन है तो आप यहां पे लिख लीजिएगा। टाइम आपको निकालना है, एन फैक्टर इसका 1 होता है, दैट्स इट। मैंने आपको सिल्वर का एन फैक्टर बताया था लास्ट वीडियो में, सबका एन फैक्टर बताया था इनफैक्ट। तो चलिए यहां पर वेट कितना है, 1.08, यही हुआ ना, ठीक है। अच्छा, और विच इज इक्वल्स टू, करंट कितनी दे रखी है 1 एम्पियर, टाइम हमें निकालना है, इनटू 108 क्या होता है बेसिकली, Ag का, यानी कि सिल्वर का क्या होता है, मोलर मास। ये 1.08, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 1.08 दे रखा है। नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे, 96500 इनटू सिल्वर का एन फैक्टर 1। बहुत सिंपल है। तो यहां से क्या करो, देखिए यहां से आपको टाइम निकालना है, तो आप ये पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगाओगे 100, ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 108 से 108 कैंसिल हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। तो टाइम कितना आ रहा है, और तो कुछ बचा ही नहीं है, यहां पर टाइम कितना आ रहा है, 965 सेकेंड्स, ये डायरेक्टली आंसर आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कितना टाइम के लिए आपको फ्लो करवाना पड़ेगा, 965 सेकंड के लिए फ्लो करवाना पड़ेगा। अब ये कैसे आया, यहां पर आपने फैराडे का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल किया है, फर्स्ट लॉ से ये फॉर्मूला आया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब वो कहता है आपसे कि क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, आप कॉपर और जिंक का वेट बताओ। तो बहुत आसान है, आप लोग याद करो क्या करना पड़ता है इसके लिए। इसके लिए बहुत सिंपल है, दैट इज, देखिए इनका जो भी वेट डिपॉजिट होगा सीरीज में, देखिए वेट ऑफ सिल्वर, इजंट इट, पहले निकालना कॉपर का, तो वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ सिल्वर टू द वेट ऑफ कॉपर, ये किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, हाँ या ना, सिंपल है। सो फाइनली देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहां से आपको क्या कह रहा है, बताइए कॉपर का वेट कितना होगा, तो कॉपर का वेट निकाल लो। सो फाइनली ऐसा ही इक्वेशन हम लोग जिंक के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहां पर कॉपर का वेट, वेट ऑफ कॉपर, ये कैसे निकालोगे, वेट ऑफ कॉपर को उधर ले गया तो बाकी सब चीजों को इधर ले आओ, दैट इज वेट ऑफ सिल्वर,
ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इजंट इट। ये वेट ऑफ कॉपर को उधर ले गया तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई होता हुआ, यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, यही करना है। अच्छा, यहां पर अब मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, मैं नीचे लिख देता हूं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, देखिए कॉपर का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, दैट इज वेरी इजी। कॉपर का इक्विवेलेंट मास के लिए मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर मैंने आपको कल बताया था। कॉपर का मोलर मास ये रखा 63 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट, खत्म। यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर मालूम पड़ गया। इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, अब देखिए सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मैं यहां लिख देता हूं। देखिए क्या, मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ सिल्वर, दैट इज 1। अब देखिए ये सब चीजें करवा चुका हूं, तो दोनों की चीजें मिल गई, रख दो उसके अंदर। तो वेट ऑफ कॉपर कितना आ रहा है, सो फाइनली वेट ऑफ कॉपर कितना आएगा, वेट ऑफ सिल्वर, देखिए वेट ऑफ सिल्वर कितना है 1.08 दे रखा है आपको, 1.08, इजंट इट, इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ये निकाला आपने नीचे रखा हुआ है 63, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, और यहां पर क्या करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, दैट इज 108, बस तो हो गया। ये देखिए ये फाइनली 1.08 और 108 किससे कटेगा 100 से, तो ये कितना वेट आ रहा है, वेट ऑफ कॉपर, देखिए 63 का हाफ कर दो, 60 का हाफ होता है 30, तो 31.5 आ गया, हाफ करने के बाद उसको 100 से और डिवाइड कर देना है, तो कितना हो गया 31.5 का 0.315 ग्राम्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो फाइनली ये हमको क्या मिल गया, वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया। वेट ऑफ सिल्वर रखा 1.08, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है 108, सबको समझ में आ गया। तो फाइनली ये 100 से कैंसिल हो गया, 63/2, ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमको इक्विवेलेंट मास कॉपर रखना था, ये रहा इक्विवेलेंट मास कॉपर का, तो फाइनली 63 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से 100 से कैंसिल हुआ, 60 का हाफ होता है कितना 30, तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, तो ये कितना होगा 31.5, उसको भी 100 से डिवाइड करना था, तो 0.315 ये कॉपर का क्या आ गया बेसिकली हमारे पास, फाइनली कॉपर का मास आ गया, सबको समझ में आ गया। तो अभी इसी तरह से क्या निकालना है आपको, नीचे जिंक का भी मास निकालना है, और ये बहुत आसान है, जब मैंने एक न्यूमेरिकल यहां पर करवा दिया है, अब यही रिलेशन आप किसके लिए लगा सकते हो, जिंक के लिए भी लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि वेट ऑफ जिंक कितना आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ध्यान रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, देखिए वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, आपको छोटे छोटे 3-4 काम करने होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा दैट यू आर वर्किंग एंड आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप जैसे ही इस पोर्शन पे पहुंचे और ये देख रहे हो, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा काम छोड़ा है, बहुत आसान है। देखिए जब मैंने ऊपर कॉपर का निकाल दिया, जिंक के निकालने में कुछ है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, आंसर खुद से निकाल के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और जो वेट आ रहा है जिंक का वो इतना आ रहा है, जिससे हमारा भी मोरल बहुत बूस्ट होता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, ठीक है। सो इतने छोटे छोटे काम जरूर करके जाया करो, ऐसे ही मत चले जाया करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं। देखिए हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं, मैं कभी आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा किसी वीडियो के लिए, ठीक है। मेरी यूट्यूब पे स्पेशली किसी वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूं, सिर्फ आपको छोटे छोटे काम करने होते हैं। वो क्या, एक थम्स अप करो जब भी कुछ सीखने को मिले। देखिए स्टीव जॉब क्या कहता था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ठीक है। ज्ञान के लिए भूखे रहो और मूड बन के, यानी कि पागल बन के बैठो अगर आपको कुछ सीखना है तो। और अगर आपने सीख लिया तो आपको क्या करना होता है, छोटा सा काम, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आप सिर्फ इतना कर दोगे ना, थम्स अप सर, बहुत एप्रिसिएशन मिलता है और हमारी टीम को बहुत खुशी होती है। सो ऐसे करके थम्स अप देने का और कमेंट सेक्शन में लिखने का, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये छोटे छोटे काम करने चाहिए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए चलिए गाइस अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, उसको साथ साथ लिखिएगा, उसके बाद मैं उसको सोल्व करता हूं। कोशिश करिएगा कि आप पोस्ट करके पहले खुद से सोल्व करिएगा, उसके बाद मेरे आंसर से उसको मैच करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूं। The same amount of charge that liberated 2.158 grams of silver was passed through a solution of gold salt, where 1.314 grams of gold deposited. बहुत अच्छा सवाल है, gold deposited. Find out the equivalent mass of gold and valency of gold. ये अच्छा सवाल है, ठीक है। दोबारा से मैं बोल देता हूं, यहां पर क्या लिखा है कि एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपने फ्लो किया दो सेल में से, एक तो सिल्वर वाला सेल था और एक गोल्ड वाला सेल था। तो सिल्वर वाले सेल में से 2.158 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ, और वही सेम करंट जब आपने गोल्ड सोल्ट से पास करवाई
तो 1.314 ग्राम्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिट हुआ। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है, कहता है इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड बताओ और वैलेंसी ऑफ गोल्ड बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पर सिल्वर के लिए देखिए वेल नोन है, सिल्वर के लिए जो उसका मोलर मास होता है 108 होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है। एन फैक्टर मैं आपको सिल्वर के लिए बता चुका था, लेकिन मैंने एन फैक्टर आपको गोल्ड के लिए नहीं बताया। आप ध्यान रखिए, किसी भी मेटल का जो एन फैक्टर होता है ना, जैसे गोल्ड की बात करूं तो इसका जो एन फैक्टर होगा बेसिकली वो उसका वैलेंसी ही होता है, और वैलेंसी तो हमें प्रूव करनी है। मैंने कहा था आपसे किसी आइटम का एन फैक्टर उसकी वैलेंसी ही होता है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूं ये बात। फाइनली ना ये डेटा से हम लोग निकाल के देखते हैं इसके वैलेंसी कितनी होगी। हालांकि गोल्ड की वैलेंसी या इनफैक्ट मैं आपको सीधे भी बता सकता हूं, लेकिन चलो इसी डेटा से प्रूव कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए यहां पर क्योंकि ये दो सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो आप सीधे फैराडे का सेकंड लॉ लगा सकते हो। तो फैराडे का सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है, जरा देखो फैराडे सेकंड लॉ, वहीं से आपका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है हमसे, जरा चेक कीजिएगा, कि वेट ऑफ सिल्वर टू दी वेट ऑफ गोल्ड, ये इसका रेशो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर टू दी इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड। सिंपल है, यही तो कह रहा था फैराडे का लॉ, सेकंड लॉ यही तो था। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड निकाल लीजिए। यहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, इसको मैं यहां ले गया तो वहां पर क्या बचेगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू वेट ऑफ, इसको वहां लेके जाऊंगा, वेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, वेट ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सिल्वर, यही करेंगे, आसान है। तो डेटा रख दीजिए, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। सो फाइनली इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड कितना आता है, जरा चेक करो। इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर दैट इज मोलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और सिल्वर का एन फैक्टर मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया 1 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सिल्वर किसी के साथ भी कंपाउंड बनाता है तो Ag प्लस में जाता है। इसका यहां पर जो चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली वही उसका एन फैक्टर है। ठीक है, वही उसकी वैलेंसी भी होती है, तो इसका 1 होता है। ठीक है, सो वैलेंसी एन फैक्टर किसी एटम के केस में चार्ज, ठीक है, जिसके साथ वो कंपाउंड, जिस वे से वो कंपाउंड बनाता है वो सब सेम होते हैं। सो फाइनली यहां पर गोल्ड का हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास और उसका मोलर मास सिमिलर होता है क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, आप ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले बता देता हूं फिर से, जिसको नहीं पता इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, लास्ट में बताया था, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट्स इट। मोलर मास 108, एन फैक्टर सिल्वर का 1, तो 108 हो गया, इनटू गोल्ड का यहाँ पे वेट रखो। आपको बताओ गोल्ड कितना डिपॉजिट हुआ, ये लिखा हुआ, दैट इज 1.314 डिवाइडेड बाई यहां पर वेट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ, दैट इज 2.158। यही है, सबको मालूम पड़ रहा है। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो क्योंकि 3 जीरो नीचे लगेंगी, 3 जीरो ऊपर लगेंगी। जब आप इसको काटने जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.61 पे कटेगा, 0.61 आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, 0.61 के अराउंड ये कटेगा। अगर आप 0.61 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गोल्ड का क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। ऑब्वियसली 108 को 0.61 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कम आएगा, और एक्चुअल में वो मास आएगा इसके अप्रोक्सीमेटली 65.8। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। ये गोल्ड का इक्विवेलेंट मास आया है, सबको क्लियर हो गया। ये गोल्ड का इक्विवेलेंट मास, आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे तो ये डेटा ध्यान था क्योंकि मुझे इसका मोलर मास पता है, तो सीधे सीधे ही मैं यहां पर कैलकुलेट कर पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें सिमिलर है। इक्विवेलेंट मास निकालना था ना मुझे किसका, गोल्ड का, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो फाइनली आपको यहां पे इक्विवेलेंट मास मालूम पड़ गया, दैट इज 65.8, और इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज आप मोलर मास में क्या लिखते हो, ग्राम पर मोल, तो यहां पर क्या लिखोगे, ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलो अब फाइनली इसका इक्विवेलेंट मास हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इक्विवेलेंट मास होता क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड विच इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और मैंने आपसे कहा था कि एन फैक्टर ही क्या होती है, वैलेंसी, तो आप एन फैक्टर ही तो निकालना है। तो एन फैक्टर जो कि वैलेंसी ही होती है, फाइनली वो किसके बराबर आएगी, मोलर मास को आपको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना है। गोल्ड का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, वैसे डेटा यहां पर गिवन होना चाहिए, वो होता है 197। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल बिना जाने बूझे लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मोलर मास बच्चों किसी शक्तिमान को किसी भी पूरे के पूरे एलिमेंट का याद नहीं होता है, कोई शक्तिमान नहीं है ऐसा जो सबके याद कर ले। ठीक है, पहली बात तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑलमोस्ट हर एटम का, अगर एटम यूज हो रहा है तो उसका मोलर मास लिखा हुआ मिलेगा आपको। सो उसके लिए आप टेंशन मत लो, शायद दिया हो मैंने लिखा नहीं हो, ठीक है, बट फिर भी ये तो मोस्ट कॉमन एटम्स हैं बेसिकली, इनका याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मिलेगा आपको, टेंशन मत लो।
आपको एग्जाम में दिया गया होता है। सो फाइनली 197 को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो। इक्विवेलेंट मास कितना है 65.8। ये अप्रोक्सीमेटली क्या 3 पे ही जाएगा। तो एक्चुअली गोल्ड का जो एन फैक्टर है वैलेंसी होता है वो कितना होता है 3। सो यहां से आपको पता होना चाहिए गोल्ड जब कंपाउंड बनाता है तो AU पे +3 होता है। ये चीज भी मुझे पहले से पता थी, वैलेंसी और इक्विवेलेंट मास में पहले से जानता था। अब देखो ये मैं पहले से क्यों जानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि हो सकता है कि कोई चीज आपको अभी याद नहीं हो या समझ में ना आए, थोड़ी कम समझ में आए। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी चौक हो जाते हैं। अगर कोई चीज नहीं पता लगी चौक हो गए। ऐसा मत करो। जब आप पैदा हुए थे, बाहर निकले थे, तो क्या आपने पूछा था कि मैं क्यों पैदा हूं, पहले मुझे बताओ, मेरा जन्म क्यों हुआ, तभी मैं जिंदगी जीऊंगा? ऐसा तो नहीं था ना। आप जिए, आपको पता था कि आप क्या करोगे। एक दिन बैठ के वीडियो देख रहे होगे केमिस्ट्री की, मेरे साथ बैठ के इस परिवार में शामिल होगे, नहीं पता था ना। अब पता लगा ना धीरे धीरे, जैसे आप मूव ऑन हुए। तो ऐसे ही जब कोई डाउट हो ना तो आप टेंशन मत लो, उसको डाउट को रखो अपने दिमाग में, चौक मत हो जाओ। हमारे सर भी हमसे कहा करते थे कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इंस्टेंटली नहीं मिलते। जिंदगी भी ऐसी है और आपके सब्जेक्ट भी ऐसे ही है। धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है, आपको आंसर मिलने लगते हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे, जब मैं पढ़ा पा रहा हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल पा रहे हैं। तो ऐसा होता है आप लोगों का, जैसे जैसे समझ बढ़ने लगेगा ना सब्जेक्ट में, आपको वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो रह जाते हैं ना क्लिकिंग में, वो मिलने लगेंगे। आप टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। तो जब भी आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, तो कोई टेंशन मत लो, अपने दिमाग में आएगा, धीरे धीरे सबके आंसर मिलेंगे, ठीक है। आप बस क्वेश्चन सोल्व करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपसे क्या पूछा था, आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड पूछा था, 65.8 आ गया। वैलेंसी पूछी थी जो कि एन फैक्टर के बराबर होती है, 3 आ गई। यहां से प्रूव होता है, आप सीधे भी लिख सकते थे इसको, लेकिन प्रूव भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, ले लो। सो चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ डिफरेंट चीज पूछी है और है बहुत आसान। सीरियसली बता रहा हूं, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, उसको लिखिए, फिर उसका मैं मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद मैं उसको सोल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखिए। A current of 1 ampere is passed for 96.5 seconds. लिख लो मेरे साथ साथ। 1 ampere is passed for 96.5 seconds through a 200 ml solution of 0.05 capital M LiCl solution. ठीक है, 0.05 capital M LiCl solution। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, कहता है फाइंड आउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस आप खत्म कराओगे तो सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है बाय द वे। सवाल है कि पीएच में चेंज क्यों आएगा, उसी को समझना है। सबने क्वेश्चन लिख लिया, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए आपको क्या पूछा है, पीएच के अंदर चेंज पूछा है। सवाल है कि पीएच में चेंज क्यों आया, तो आप पहले जरा सोचो कि LiCl में एनोड और कैथोड में होगा क्या। जरा चेक करो, आपके पास ये कंटेनर है, उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। आपको कुछ इलेक्ट्रोड नहीं दिए हैं तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के चलोगे। पहली बात तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। आपने क्या किया, आप करंट फ्लो करवाया इस तरह से, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर आपने भरा क्या है, यहाँ पर LiCl का एक्वस सॉल्यूशन भरा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस क्यों लिख रहा हूं मैं, पानी क्यों है यहाँ पे, जरा सोचो। वो एक्वस सॉल्यूशन है पानी इस वजह से क्योंकि आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया है। ऑब्वियसली LiCl को किसी में घोला होगा ना, तभी तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो। मोल्टन होता तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते ही नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ LiCl होता मोल्टन के अंदर। तो इसको पानी में घोला है, नहीं दिया है, तो आपको बहुत क्लियर है, यहां से कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब पानी में घुला हुआ है। सबको क्लियर है, तो LiCl एक्वस दिया हुआ है। सो इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, तो सबसे पहले तो सोचो कि एनोड और कैथोड पे हो क्या रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पीएच में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। जरा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चलते हैं एनोड की तरफ, वही काम कर रहा हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड LiCl है। ये वही केस है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवाए थे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, याद है सब लोगों को। सो यहां पर एनोड और कैथोड दो लिख देता हूं। सबसे पहले तो आप सोच लो कि एनोड और कैथोड पे हो क्या रहा है, उसके बाद आपको इसका अंदाजा अपने आप लग जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कैथोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखो, कैथोड पे जाएगा कैटायन, कौन होता है कैटायन, Li+, और साथ में पानी डाल रखा है, सबको मालूम है ना ये। देखिए अब कैथोड पे होता है क्या, रिडक्शन। इन दोनों में से उसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, ये तो फर्स्ट नंबर पे आता है। और ये 7 नंबर वाला पानी है, 7 नंबर वाले का SRP ज्यादा होगा,
तो इसका क्या होने वाला है, बेसिकली इसका होने वाला है पानी का रिडक्शन। और पानी रिड्यूस होकर देता क्या है, जरा चेक करो। वाटर रिड्यूस होगा तो यहां पर ये क्या करेगा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन गेन करेगा, खुद किस में चला जाएगा, ठीक है। फाइनली यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहां पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, ये सबको पता है। और फाइनली यहां से क्या निकल रहा है, जरा चेक करो। यहां से आपको 2 OH-, देखो बैलेंस है या नहीं है इक्वेशन, यही लिखते हैं ना, बार बार यही लिखते आए थे। इस तरफ देखो एरो के इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, वहां कितने हैं, 2 एरे और 2 एरे, 4 हो गए। बहुत आसान है इसको सोल्व करना। कई बच्चे मुझे बोले हमें बैलेंस करना नहीं होता, बैलेंस करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनमें बहुत सिंपल है। इसको आप जरा चेक करो, आपने यहां पर H2O लिखा, उससे हाइड्रोजन गैस बनेगा, आपको चार्ज और एटम बैलेंस करने हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उस तरफ भी 2 ही है, चार्ज 2 नेगेटिव का, वहां भी 2 नेगेटिव का, चार्ज भी बैलेंस है। अब देखो यहां से कैथोड से ही मालूम पड़ जाता है कि इसकी पीएच में चेंज आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से पानी जो है बेसिकली रिड्यूस हो गया और सॉल्यूशन में किसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, OH- की मात्रा को इंक्रीज कर रहा है, ये देखो, हाँ या ना। अब जब OH- बढ़ेगा तो मीडियम की बेसिसिटी बढ़ेगी, तो पीएच का लेवल भी बढ़ेगा। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- जो है ना बच्चों, वो बढ़ रहा है, क्योंकि कैथोड पे वाटर जो है बेसिकली जाके रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, एक और बात थी, अगर यहां पर भी H+2 मिल जाते तो ये दोनों मिलकर पानी बना लेते, लेकिन एनोड पे भी ऐसा नहीं हो रहा। जरा चेक करो, एनोड पे जाएगा एनायन, इन दोनों में एनायन कौन है, एक तो है Cl- और दूसरा पानी भी तो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वही केस है जो NaCl कॉन्सेंट्रेटेड के केस में लगाया था, वही केस आपको यहां भी लगाना है। LiCl कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन देखो 200 ml के अंदर ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी है, 0.05, ठीक है। वैसे भी याद रखो NaCl LiCl, एक बच्चे ने और सवाल पूछा था NaBr का केस, उसके अंदर है ना, आप लोग याद रखो ये बहुत जिद्दी मेटल होते हैं, सबको समझ में आ गया। और ये यहां पर जो एनायन है ना, एनायन और पानी के बीच में डिफरेंस भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पर क्लोरीन जो है बेसिकली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। यहां पर प्रॉपर वैसे देखो ना, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, और यहां पर जब आपके जो पोटेंशियल हो काफी कम हो तो इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे भी कॉन्सेंट्रेटेड में इनकी मात्रा ज्यादा होती है, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। सबको समझ में आ गया, क्या होने के, ऑक्सीडाइज होने के। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का, ये केसेस मैं करवा चुका हूं, आपको फिर से बता देता हूं। देखो, एक तो NaCl का केस कराया था आपको एनोड पे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaBr है तो ब्रोमीन गैस मिलेगा, ठीक है। और यहां पर एक तीसरा केस आपने LiCl का देख लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ही है वो भी, तो यहां पर क्लोरीन गैस मिलेगा। सबको समझ में आ गया। यहां ध्यान रखिएगा, डिल्यूटेड के अंदर तो ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी खासी है। डिल्यूटेड का मतलब तो हो गया मुश्किल से आपको कॉन्सेंट्रेशन 0.000 ऐसे 0.000 एटलीस्ट, ये 0.05 कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जो कि अच्छी खासी है, ठीक है। तो 0.000 यानी कि वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए उसकी, तो डिल्यूटेड का केस बनता है। वेल मेंशन करा होगा, आप टेंशन मत लो। अगर यहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बात ही खत्म हो गई। डिल्यूटेड के केस में तो आपको लिखते हैं क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उस केस में आपको कॉन्सेंट्रेशन का फंडा ही नहीं है, वो मेंशन करके देगा डिल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो आप टेंशन मत लो। सो फाइनली यहां देखो, यहां पर किसका होगा बेसिकली ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या करेगा, हाफ क्लोरीन में कन्वर्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपको, चलो सिंपल फंडा बताऊं, तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ही है, क्योंकि ये अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है। सबको समझ में आ गया, अदरवाइज वो डिल्यूटेड मेंशन करके देता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये तीनों के केस में यहां पर आपको दिखाई देगा। तो यहां क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस और यहां पर क्लोरीन गैस ही मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब आप देखो, क्या इसने हाइड्रोजन उतने छोड़े जितने उसने OH- छोड़े, इसने तो हाइड्रोजन छोड़े ही नहीं, क्लोरीन गैस बाहर निकाली। देखो यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। तो आप खुद से सोचो कि यहां पर OH- का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सबको समझ में आ गया। तो फाइनली पीएच इंक्रीज होगा। तो हमें पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है जरा सोचो, किसी का कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया। यहां वॉल्यूम तो गिवन है आपको, तो देखिए अगर हमें OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो पीएच निकालोगे। जरा चेक करो, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। पीएच अगर आपको निकालना है तो -log कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया पीएच निकालने का, लेकिन आपको H+ तो पता नहीं है, आपको OH- गिवन है यहां पे, तो यहां पर आपका निकलेगा POH। तो POH किसका कितना निकलेगा, -log
OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ये पता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो ये तो POH आया है, तो उसमें pH कैसे निकलेगा, क्योंकि pH प्लस POH ये तो आपको पता होगा वो किसके इक्वल होता है, 14 के, तो 14 में से माइनस कर देना है, सो फाइनली pH आ जाएगा, तो 14 माइनस POH। अब POH कैसे निकलता है, ये रहा फॉर्मूला, POH माइनस ऑफ log ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये रहा, मोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पहले से दिया है 200 ml, देखो वहां पे। अब आपको लीटर में रखना है, तो वो कितना हो गया, 200 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 0.2। तो मोल्स ऑफ OH माइनस मिल जाए, उसको 0.2 से डिवाइड कर दो, आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, उसके बाद pH निकाल लेंगे। तो चलो मोल्स निकालो। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दैट इज करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n फैक्टर। कितना आसान है, क्या ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा है। तो चलो इनमें वैल्यूज रख दो। सो मोल्स ऑफ OH माइनस, बताइए करंट कितनी फ्लो करवाई, ये देखिए 1 एम्पियर करंट है, ये लिए 1, टाइम कितना है 96.5 डिवाइडेड बाई ये कितना है 96500। अब आते हैं n फैक्टर ऑफ OH माइनस, जितना चार्ज स्पीसी के ऊपर वही n फैक्टर होता है। आप बताओ OH माइनस पे चार्ज कितना है, -1, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो n फैक्टर कितना होता है 1। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, n फैक्टर जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक फैक्टर है, वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक नंबर होता है, दैट्स इट, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। अब फटाफट से इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया, ये पॉइंट यहाँ नीचे 0 और ये कट गया आपस में, नीचे क्या आ रहा है बेसिकली 1000, ठीक है। सो फाइनली 10⁻³ आपके पास n ऑफ OH आ गया, मोल्स ऑफ किसके आ गए, OH के। अब मोल्स आ गए तो आपको क्या करना था, यहां से मोल्स निकालना था और उसको 0.2 से डिवाइड करना था, तो यहां से क्या आ गया, दैट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.2, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये पॉइंट को भी अगर मैं यहां लेके जाऊं तो बेसिकली कितना बन रहा है, जरा चेक करो, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है 0.5, और ये कितना हो गया बेसिकली इंटू 10⁻², सबको समझ में आ गया। सो 0.5 इंटू 10⁻², फाइनली ये आ गया, जरा चेक करो, -3 और +1 -2, 1/2 को कहते हैं 0.5। तो हमारे पास OH माइनस के क्या आ गए, बेसिकली हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हमें कुछ करना नहीं है, इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को POH के फॉर्मूले में रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं, जरा देखो। सो फाइनली यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो आपने लिख लिया हुआ है, तो डायग्राम ही था, तो यहां मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं फटाफट से। अब हमें कुछ नहीं करना, जब हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो ये आपने लिख लिया सबने। सो फाइनली जरा देखो, कॉन्सेंट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, हम निकालना है अभी POH। POH कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ log ऑफ, अब आपको क्या करना है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अभी निकाले आप, दैट इज यहां पर तो आ रहा है कितना 0.5 इंटू 10⁻², सबको समझ में आ गया। पॉइंट हटा दूं अगर तो ये 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। सो POH का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ log ऑफ 5 इंटू 10⁻³, हाँ या ना, पॉइंट हटाओगे तो 10⁻³ हो गया ना, नीचे 10 जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा। सो फाइनली अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कैसे करोगे, log की प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखते हो, दैट इज log ऑफ A इंटू बी, दैट इज log ऑफ A प्लस log ऑफ B। तो कितना लिखोगे, ये देखिए माइनस ऑफ log ऑफ 5, सबको समझ में आ रहा है। और बेस में याद रखिएगा, ये POH के फॉर्मूले में बेस में 10 होता है, 10 बेस होता है, ठीक है। सो माइनस ऑफ log ऑफ 5, ठीक है, और साथ में क्या लिखोगे, माइनस ऑफ log ऑफ 10⁻³ ये हुआ log ऑफ A इंटू बी, दैट इज log ऑफ A प्लस log ऑफ B, माइनस का साइन बाहर है तो ये भी माइनस का फैक्टर होगा, ये भी माइनस का फैक्टर हो गया। बेस में कितना है 10। अब कुछ नहीं है, जरा इसको सोल्व कर लो। ये देखो, ये log में बेस में जब भी 10 हो 10⁻³ होते हैं, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, -3 आगे आ जाएगा, log 10 बेस 10 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहां पर इसका फैक्टर का आंसर कितना आ रहा है 3। बच्चों log तो सोल्व करनी आती है ना आप लोगों को, ध्यान से देखो, कुछ किया नहीं है मैंने, -3। जब भी log का बेस भी 10 हो और यहां पर पावर भी 10 के ऊपर ही लग रही हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 और ये -3 बाहर आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 3। अब 3 में से आपको किसकी वैल्यू माइनस करनी है, log बेस 10 और 5, यानी कि log 5 की वैल्यू माइनस कर देनी, POH का वैल्यू आ जाएगा। सो चलो अब log 5 का वैल्यू रख देते हैं। log 5 बेस में 10 का वैल्यू वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन नहीं आता तो आपको बता देता हूं, log 5 का वैल्यू होता है 0.69 अराउंड, 0.7 ले सकते हो उसको। तो फाइनली POH का फॉर्मूला क्या आ गया, POH का वैल्यू कितना आ गया, 3 में से माइनस कर दो, log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7, तो 3 में से 0.7 गया तो कितना बचेगा, दैट इज 2.3। अब ये तो आया POH का वैल्यू, अब आपको किसका निकालना था, PH का, उस फॉर्मूले में रख दो, दैट इज 14 माइनस POH।
14 में से आप 2.3 को क्या कर दो माइनस, तो ये कितना आ रहा है जरा चेक करो, दैट इज 11.7। ये पीएच का वैल्यू आ रहा है, बस यही आपको निकालना था। ठीक है, सो फाइनली ये पीएच का वैल्यू आ गया 11.7। मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर से देखो जिसको समझ में नहीं आया। और ये अच्छा सवाल है जो एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सवाल बेसिकली स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी समझ के लिए समझो। समझ पा रहे हैं? तो इतना मत देखो, दो तरह के एटीट्यूड है, बहुत सिंपल से, कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा आपने छोड़ दिया। क्विटिंग करना सबसे आसान काम है जिंदगी का, क्विट मत करो। नहीं समझ में आ रहा एक बार और कंसंट्रेट करो, बहुत आसान है। ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि करंट आपने 1 एम्पियर फ्लो करवाई 96.5 सेकंड के लिए। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। 200 ml सॉल्यूशन है और LiCl का 0.05 कैपिटल M। ये देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और वैसे भी कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको जरूर देगा वो कॉन्सेंट्रेशन। डिल्यूटेड केस में लिख देगा वो डिल्यूटेड है। तो यहां पर आप तुरंत समझ जाओ कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड वाला NaCl वाला केस लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे पीएच पूछ लिया उसने, तो पीएच चेंज क्यों हो रहा है? आप पहले एनोड और कैथोड की तरफ जाओ। कैथोड पे हमारे पास चेक करो Li+ और H2O, यहां से उसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, पानी यहां रिड्यूस हो रहा है। और देखिए क्या दे रहा है, जरा देखो, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है और आपको OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है। देखो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा और पीएच की भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, पीएच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब पीएच चेंज हो रहा है। बस पीएच की वैल्यू हमें निकालनी है। अब उसके लिए बेसिक फॉर्मूले चाहिए आपको। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आपको इक्विलिब्रियम एक चैप्टर होता है, उसमें आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। नहीं पढ़े तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे मोटे लॉ के यहां पर हमने क्या किए हैं, रूल्स को यूज किया और उससे आंसर निकाला। अब देखो यहां से सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर OH- निकल रहा है, यहां से H+ निकलता उतना ही तो पीएच में चेंज नहीं आता, क्योंकि H+ और OH- मिलकर पानी बना लेते। लेकिन हो कुछ यूं रहा है कि OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, पीएच भी बढ़ेगा। अब देखो यहां से निकालना कैसे होता है। देखो पीएच का फॉर्मूला होता है -log कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन H+ का तो कॉन्सेंट्रेशन है नहीं हमारे पास पीएच के लिए, हम तो OH- के कॉन्सेंट्रेशन से काम चलाना पड़ेगा। सो पीएच का फॉर्मूला होता है -log OH- कॉन्सेंट्रेशन। बेस में कितना होता है 10, हमेशा याद रखें फॉर्मूले में। सो फाइनली पीएच प्लस पीएच 14 के बराबर होता है, यहां से पीएच निकालना है, दैट इज 14 - POH। अब आपको जब OH- का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट्स इट, आपको कोई कैलकुलेशन करनी है POH की, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब OH- का कॉन्सेंट्रेशन आएगा कैसे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो, मोल पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल निकालने हैं OH- के, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया है 200 ml। देखो तो यहां से मोल कैसे निकलेगा, हमारा सिंपल फंडा है। मोल निकालने का तरीका क्या है, इसके फॉर्मूले आपको पहले बता चुका हूं, करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 96500 इंटू n फैक्टर। करंट आपको दिए क्वेश्चन में, टाइम भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 96500 रख दिया, n फैक्टर OH- का जितना यहाँ पे लग रहा है साइन उतना ही होगा। तो यहां से हमको क्या किया, मोल्स मिल गए, 10⁻³ मोल्स हो गए, मालूम पड़ गया। अब आपको OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, इसका मतलब 10⁻³ को 0.2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, दैट्स इट 0.5 इंटू 10⁻² आ गया। अब बस ये OH- कॉन्सेंट्रेशन उठा के हमने यहां रख दिया। उसके बाद हमने 0.5 इंटू 10⁻² को पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, ऊपर जाके जुड़ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ लिख देंगे। यहाँ लोग का प्रॉपर्टी लगाया, log ऑफ A इंटू B, दैट इज log ऑफ A प्लस log ऑफ B। माइनस का साइन साथ में, इसलिए माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब यहां पर हमने क्या किया, log का एक और प्रॉपर्टी लगाया। log का एक सिंपल प्रॉपर्टी होता है कि अगर बेस में 10 लिखा और यहां भी 10 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पावर में आगे आ जाता है। ये पावर में आगे आ जाता है, -3 को जब आगे लेके आए माइनस माइनस +3 हो गए, तो इसलिए मैंने यहां पर 3 लिखा। और log 10 और बेस में 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। माइनस में हमको log 5 की वैल्यू चाहिए, बेस में 10। log 5 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं पता था आपको बता देता हूं, 0.7 उसकी वैल्यू होती है। 3 में से घटा के 2.3 आ गया, पीएच निकाल लिया, 14 में से माइनस करके डायरेक्टली आंसर आ गया कितना, 11.7। तो इस तरह के पीएच के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। सो फाइनली स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक बार बड़े प्यार से दोबारा से इसको देखो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सके। डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर, बहुत सिंपली बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड एक फाइटर के जैसा, वॉरियर के जैसा है ना, तो अपने आप को हमेशा यही कहोगे कि ऐसी क्या चीज है जो मेरे को समझ में नहीं आ सकती। फाइट करो अपने आप से, बेसिक चीजें हैं ये कोई फंडामेंटल चीजें हैं, सबको समझ में आ गया। घबराओ मत, उनसे दूर मत भागो और उनको लिख लो, पहली बार देखा है तो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ये चीजें जानते हैं। मैथ वाले बच्चों को शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बायो वाले बच्चों को लॉग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। घबराओ मत, 3-4 फॉर्मूले हैं, ऐसा कोई आपको पूरी नॉलेज नहीं चाहिए लॉग की इसको समझने के लिए। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। लॉग से तो आपको करना ही पड़ेगा, इस चैप्टर में लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस हैं, तो घबराओ मत, ठीक है। सो यहां पर फिर से हमने वैरायटी के 3 क्वेश्चंस किए
और यहां पर ओवर हो गए। मैंने आपको 3 और 3 6 वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हो गए होंगे क्वेश्चंस। जब चैप्टर पूरा होगा तो मैं आपको फिर से 2 वीडियोस और बनाऊंगा, टेंशन मत लो, उसमें फिर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। टिल देन गाइज, इन वीडियोस को लाइक करो, कुछ भी सीखने को मिला तो शेयर करो उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं और एक होमवर्क दिया है, वो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखोगे। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।